नमस्कार, देश और दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। ट्रेनों को लेकर देश में इस वक्त बड़ी साजिश का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। कानपुर के बाद अजमेर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां ट्रेन के आगे सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए थे। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या फिर देश में रेल हादसा कराने की बड़ी साजिश रची जा रही है। जांच एजेंसियां इन साजिशों की जांच शुरू कर चुकी हैं। अजमेर में जिस जगह हादसा हुआ वहां रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि एक आदमी का काम नहीं है, कई आदमी इसमें शामिल हो सकते हैं, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और उसी को समझने के लिए, उसी मकसद को जानने के लिए लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर देखिए आरपीएफ के अधिकारी, इसके साथ साथ पुलिस के जो अधिकारी, थाना जो एफआईआर दर्ज कराई गई वहां के भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर, ये सीमेंट का 70 किलो का ब्लॉक होता है, ऐसे करके 2 ब्लॉक यहां पर सीमेंट के रखे गए थे 2 ट्रैक पर, और ये 1 किलोमीटर तक जब मालगाड़ी इनसे टकराते हुए आगे बढ़ी है तो टूट के बिखर गए। पत्थर के टुकड़े भी आपको न्यूज़ 18 राजस्थान सबसे पहले दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहा है, अपडेट दे रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। ट्रेन बेपटरी करने की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कानपुर में आपने देखा था कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की नापाक साजिश सामने आई थी, जिसमें आईएसआई का हाथ होने की जानकारी मिली। तो वहीं उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही, यानी कि ठीक 2 दिन बाद ही कानपुर की तर्ज पर अजमेर में भी डीरेल करने की कोशिश की गई है मालगाड़ी को। ये जो ट्रैक है, यहाँ से मालगाड़ियां ही गुजरती हैं। ऐसे में सवाल ये कि मालगाड़ी में ऐसा क्या था जिससे डीरेल करने की कोशिश की गई। 70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं, 2 ब्लॉक रखे गए थे, और ऐसे में जब रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए, तो उन्होंने खुद ये बात मानी है किसी एक व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता है। जो लमाना गांव मंगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24। क्या आपने जांचा है, क्या परखा है, क्या देखा अभी तक? देखा है, मामला तो सीरियस है। अब हम इसको पुलिस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे जल्दी वर्कआउट करने की। क्या लगता है सर मकसद? ये मकसद तो जब तक क्रिमिनल्स पकड़ नहीं आएंगे, उनका क्या मकसद था वो तो वही बता सकता है, लेकिन हाँ, मैटर सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस मामले को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है? क्योंकि ब्लॉक बड़ा था, अगर मान लो ट्रैक नीचे उतर जाती ट्रेन तो एक बड़ा हादसा, नुकसान हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा ही भयंकर हादसा होता वो। तो उन सब चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए या लोकल पुलिस से मिलके और इस केस को जितना जल्दी होगा वर्कआउट करने की कोशिश। क्या लगता है सर, कोई साजिशन ये घटनाक्रम हुआ है या फिर यहाँ के आसपास के लोगों की शरारत हो सकती है या लूट के इरादे से हो सकता है? क्या आपको क्या लगता है? मतलब अब तक ऐसी घटनाएं अमूमन अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। अभी कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब इसके लिए तो जब तक एक्चुअल क्रिमिनल पकड़ में नहीं आएगा, उसका क्या इंटेंशन था, क्यों उसने रखा, तो उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। वही कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की हर एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरह ट्रक से गैस भरा सिलेंडर बरामद किया गया है, उसके बाद आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं आईबी और एनआईए की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे आईएसआई। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे आईएसआई। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए। देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं।
ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी वॉशिंगटन की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 90% ओबीसी, दलित, आदिवासी पर कोई ध्यान नहीं है, वो मुख्य धारा में नहीं है। ये एक समस्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जाति जनगणना एक आसान तरीका है। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। When we talk about businesses, when we talk about the media, the elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? The Election Commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election.
जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 के पास अलर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके मुताबिक आतंकियों की 5 साजिश के बारे में अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान दहशत फैलाने के लिए हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के ठिकाने हैं। इसके अलावा आतंकी पुलिस के ठिकानों के साथ साथ कैलाश कुंड यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में लोग जमहूरियत के सबसे बड़े जश्न में शरीक हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर पूरी घाटी में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन ये खुशियां, चेहरों पर ये चमक, लोगों की बेफिक्री उनको नागवार गुजरती है, जो अपने जहन में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मंसूबे लिए इंसानियत के खिलाफ वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर आतंकी साया। सियासी शख्सियतों को बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा बल पर हमले की आशंका। कैलाश कुंड यात्रा पर भी आतंकी साया। न्यूज 18 इंडिया के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें दहशतगर्दों से खतरे के 5 अलर्ट जारी किए गए। घाटी में चुनाव को लेकर खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस, सेना, मिलिट्री इंटेलिजेंस, अर्धसैनिक बल सभी हाई अलर्ट पर हैं और इसी की वजह से खुफिया अलर्ट आया कि जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाने की कोशिश में दहशत फैलाने के आतंकियों के कुछ बड़े प्लान हैं। ये बहुत ही खास इनपुट है जिसमें अलर्ट जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर बड़े आतंकी हमले किए जा सकते हैं। आगामी कैलाश कुंड यात्रा को लेकर खुफिया अलर्ट जारी किया गया। आतंकी जम्मू कश्मीर चुनावों में फैला सकते हैं बड़ी गड़बड़ी। राजनीतिक पार्टियों के वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से लैस आतंकी चुनावों के मद्देनजर बड़ी तबाही फैला सकते हैं। सुरक्षा फोर्स, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। हालांकि खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद है और हमारे सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद है। अभी कुछ घंटे पहले नौशेरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया, जिनके पास बड़ी संख्या में हथियार मिले। जाहिर है इनका मकसद भी वही था, घाटी में दहशत पैदा करना ताकि चुनाव पर असर पड़ सके। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घर की छत पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया। झंडे के फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही झंडे को उतार भी दिया गया। झंडा फहराने वाले नाबालिग लड़का और उसकी मां को डिटेन किया गया है। पुलिस और खुफिया विभाग फिलिस्तीनी झंडा डूंगरपुर तक कैसे आया, इसकी जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर में फहराया गया फिलिस्तीनी झंडा। फिलिस्तीनी झंडा फहराने का क्या है मकसद? नाबालिग के पास कहां से पहुंचा फिलिस्तीनी झंडा? डूंगरपुर में एक मकान पर फिलिस्तीनी झंडा फहराने की जैसे ही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुए, वैसे ही पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही झंडे को उतार लिया गया। पुलिस ने मकान की तलाशी ली और फिलिस्तीनी झंडा बरामद कर लिया गया, जिसमें काला, सफेद और ग्रीन कलर के झंडे के साथ ही लाल कलर का त्रिभुज बना हुआ है। घर पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ ही कई दूसरे धार्मिक झंडे भी फहराए हुए थे। एएसपी अशोक कुमार ने बताया कि शहर के पातेला मोहल्ले में एक रिहायशी मकान पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने की सूचना मिली थी। घर पर झंडा लगे हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे, जिस पर कोतवाली सीआई भगवान लाल टीम के साथ पुलिस टीम घर को खोजते हुए मकान तक पहुंच गई और पड़ताल की। मकान में एक नाबालिग लड़के के साथ उसकी मां रहती थी।
फिलहाल पुलिस ने झंडा फहराने वाले नाबालिग युवक और उसकी मां को डिटेन कर लिया है। शहर डूंगरपुर में पातेला में एक मकान पर फिलिस्तीन के झंडा लगे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर वन थानाधिकारी मौके पर पहुंचा और वहां पर उस मकान मालिकिन और नाबालिग बच्चे को डिटेन किया और उनसे इंटरोगेशन जारी है। तमाम सवालों के जवाब के लिए पुलिस और खुफिया विभाग नाबालिग युवक और उसकी मां से पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नाबालिग को झंडा कैसे और किसने ला कर दिया। मकान पर फिलिस्तीन के झंडे को लहराने का मकसद क्या था? वहीं झंडे को लेकर परिवार के लोगों ने कोई रोक टोक क्यों नहीं की? डूंगरपुर शहर के पातेला मोहल्ले में एक घर पर फिलिस्तीनी झंडा फहराने के मामले को लेकर आज शहर में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। वही जो फिलिस्तीनी झंडे लगा हुआ मकान का फोटो है वो भी दिन भर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होता रहा। मामले की जब भनक पुलिस को लगी तो कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घर से झंडा उतरवाकर जब्त किया। वहीं घर में रहने वाले एक नाबालिग बेटे और उसकी मां को डिटेन किया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है कि झंडा कहां से आया था और इसको लगाने के पीछे क्या मकसद था, वहीं इसके पीछे कौन और लोग शामिल है। लेकिन पूरे मामले को लेकर पुलिस मीडिया के सामने आने से बच रही है। जब अधिकारियों से इस मामले को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पुलिस का दावा है कि वो पूछताछ के बाद में इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। और यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने आज एक और भेड़िए को पकड़ लिया है। अब तक कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िए की तलाश चल रही है। आज बहराइच में सुबह सुबह हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ लिया। 2 तस्वीरें आपके सामने है। चौथा भेड़िया 28 अगस्त 2024 को पकड़ा गया था और आज 10 सितंबर यानी कि मंगलवार सुबह को भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 5वां ये भेड़िया है। ये राहत की खबर भी है, सफलता भी है। जाहिर तौर पर सफलता इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ये लीडर भेड़िया है। 2 लीडर भेड़िया जिसमें एक लीडर भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन एक लीडर भेड़िया अभी भी कब्जे में आना बाकी है। रात की नींद खराब करके रखी थी इस आदमखोर भेड़िए ने। अब ये पेड़ के सहारे छत तक पहुंच रहा था। ग्रामीणों की मदद से लाठी से इसे काबू किया गया, पिंजरे में कैद किया गया। आपको बता दें कि 200 सदस्यीय टीम जिसमें राजस्व की टीम, वन विभाग की टीम, लोकल पुलिस भी लगी हुई थी और आखिरकार 5वें भेड़िए को सुबह पकड़ा गया है। शिकंजे में बहराइच का एक और शैतान। 1 लाख से ज्यादा लोग इस भेड़िए की वजह से दहशत में थे और आखिरकार ये भेड़िया पकड़ लिया गया है। वन विभाग के ट्रैप में फंसा 5वां आदमखोर। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। लोगों की मदद से पकड़ा गया 5वां भेड़िया। 12 दिन बाद शिकंजे में आया नरभक्ष। अब छठे भेड़िए की तलाश में वन विभाग। बहराइच में दहशत का सबब बन चुके गैंग्स ऑफ भेड़िया का एक और शैतान वन विभाग के शिकंजे में आ गया है। वन विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उस गैंग का 5वां सदस्य है जिसने एक एक करके बहराइच के 10 लोगों को मौत की नींद सुलाया है। अब ये 5वां आदमखोर वन विभाग और गांव वालों की मदद से पिंजरे में कैद हो चुका है। पकड़ा था तो कुछ तो शंका मिटी और वह पकड़ जाए बस सारी शंका दूर हो जाए। मतलब जो खतरा था धीरे धीरे टल रहा है। हाँ टल रहा है, नहीं बहुत खतरा रहा है। खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत खुश हैं। दावा किया जा रहा है कि अभी भी आदमखोर दस्ते का एक और शिकारी बाकी है जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी
उसमें से 5 पकड़ लिए हैं, एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है। बीते 2 महीने से बहराइच में इन भेड़ियों की वजह से ऐसी दहशत है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। इन्हीं खूंखार भेड़ियों की वजह से बहराइच के कई परिवारों में मातम पसर गया। पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन चुके इन्हीं आदमखोरों को शिकंजे में कसने के लिए वन विभाग और गांव वालों ने जगह जगह ट्रैप लगा रखे हैं। लेकिन शातिर भेड़िए बार बार चकमा देकर शिकार को अंजाम देते रहे। लेकिन 28 अगस्त के बाद अब वन विभाग के पिंजरे में एक और नरभक्षी को पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये भेड़िए असल में कितने शातिर हो चुके हैं, इसे वन विभाग के अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जी। ये हमने 5वां भेड़िया पकड़ा है। 4 भेड़िया हम पहले भी पकड़ चुके हैं जी। ये 5वां भेड़िया है जो हमने पकड़ा है। हाँ। और कल हम लोगों ने इसके पग मार्क्स ट्रेस किए। हाँ। जो अजीत है हमारे डीएफओ हाँ। यहाँ के बहराइच के, अजीत और उनकी टीम, इनके द्वारा इस कार्रवाई को किया गया है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम जल्द से जल्द उस छठे दरिंदे को पकड़ना चाहती है जो अभी भी जंगलों में छिपा हुआ है। IC4 के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा का अहम पहलू है। साइबर सुरक्षा के बिना देश की सुरक्षा मुश्किल है। साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास भी असंभव है। इसकी जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोपने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है। कई सारे नए इनिशिएटिव जो हर व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आत्मसम्मान की सुरक्षा की दृष्टि से हो, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। बिजनेस के अंदर और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C। और इसी के साथ देश और दुनिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।